अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, कल हमने क्वेश्चन किया था आसिफ का। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन मंसूर। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मंसूर डील्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल equipment and appliances. His statement of financial position for the year ended 30th June 2014 was as follows. ये आपके assets दिए हैं सारे, fixture, inventories, receivables, property tax paid in advance, ये पहला expense आ गया जो prepayment है, cash in hand और cash at bank. इसी तरह capital, liabilities में goods, ये goods वाली है, ये payable है, ट्रेड पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ये अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, अब इससे नीचे एडजस्टमेंट है। ऑन 30th June 2015 देयर वाज अ फायर इन अ शॉप व्हिच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज फिक्सचर्स एंड इन्वेंटरीज, यानी जितने फिक्सचर्स हैं और इन्वेंटरीज हैं वो सारी की सारी हमारी से डिस्ट्रॉय हो गई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद हिम। द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 225,000 for fixtures and 630,000 for inventory. Without production of accounts, the inventory on hand was, however, rupees 670. यानी 670 के हमारे पास inventory मौजूद थी जो सारी destroy हो गई। उसके अगेंस्ट 630 का क्लेम दिया उन इंश्योरेंस वालों ने, फिक्सचर के अगेंस्ट 225 का। अब ये पेमेंट्स की हैं आपने ड्यूरिंग द ईयर, ये पेमेंट्स किसमें की हैं ये नहीं लिखा हुआ। पर्सनल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट, परचेज और फिक्सचर। और नीचे लिख रहा है फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीव्ड। इसका मतलब है कि जो ऊपर आ रही हैं पेमेंट्स वो सारी बैंक की हैं। और ये है असिस्टेंट सैलरी, कैश परचेज एवरेजिंग 24,000 पर मंथ, और ड्राइंग्स विच वेरीड बिटवीन 10,000 एंड 15,000 पर मंथ। ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। यहाँ उसने ड्राइंग तो बताई है कि उसने की है, लेकिन ये कह रहा है कि जी ड्राइंग उसने या 10,000 की और 15,000 के दरमियान में कहीं की है, तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। All other receipts was deposited into the bank. Total deposits amounting to 5,780,800 and included scrap sale of 3,500. और ये स्क्रैप सेल किसके अगेंस्ट है? डेफिनेटली ये जो आपका डैमेज हुई हैं चीजें, इसको स्क्रैप के तौर पर सेल किया है, उसमें से भी 35 मिल गया। अब फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 30th June 2015, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। रिसीवेबल, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, accounting charges payable, rent outstanding, property tax paid in advance, cash in hand। और आगे लिख रहे हैं जी नंबर ई पे, included in receivable is an amount of 14,000 which is considered uncollectible। ये include है, यानी इसका मतलब है कि अभी आपने receivable में ये एडजस्टमेंट नहीं की।
और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वाज 20%। ठीक है, अब देखो मैं कैश सेल और क्रेडिट सेल तो शायद निकाल लूंगा, यकीनन निकल आएगी क्रेडिट सेल, लेकिन कैश सेल नहीं निकल सकती, इसलिए फिर मुझे वो दूसरा मेथड लगाना है कॉस्ट वाला, और कॉस्ट से फिर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको सेल्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अच्छा इसमें व्यू लार्ज कर दूं मैं आपको, जी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 16 मंसूर, अमाउंट देख लें किसमें दी हुई है, टोटल में। तो यहां मैं लिख दूंगा मंसूर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015, ये रुपीस आ गई, रुपीस। ओके, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जैसे हम पढ़ते आए हैं सेल्स, सेल्स के लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नंबर 1। अब सेल्स मैं ट्रेड रिसीवेबल से नहीं निकालूंगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल से सिर्फ क्रेडिट सेल निकलेगी और कैश सेल का कोई जिक्र नहीं है, जबकि कैश सेल है सही, क्योंकि उसने कहा कैश रिसीट्स में से आपने पेमेंट्स की। तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं पहले बनाऊंगा पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, ये पहला लेजर वर्किंग 1 में ऊपर हेडिंग दूंगा सेल्स, और इसके लिए सबसे पहली चीज जो बना रहा हूं दैट इज ट्रेड पेएबल्स या पेएबल्स फॉर गुड्स। ये डेबिट साइड आ जाएगी और यहां पर हम क्रेडिट साइड ले लेते हैं, अमाउंट इन रुपीस, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले पेएबल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, 2-3 पेजेस पर है। ये पेएबल देखिएगा ओपनिंग बैलेंस, ये 220,000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी 220,000। अब देखते हैं क्या क्या चीज दी हुई है नीचे। ये पेमेंट्स आ रही हैं इसमें, परचेज ऑफ गुड्स 5061, ये बैंक के थ्रू पेमेंट की है 5061,000। उसके बाद कैश की जो ट्रांजैक्शन है, कैश में भी एक पेमेंट की थी, ये कैश परचेज लिखा हुआ है, तो मैं चूंकि टोटल परचेज निकाल रहा हूँ तो इसी में लेऊंगा, और ये लिख रहा है 24,000 पर मंथ, तो 24,000 इंटू 12, ये 288,000 की अमाउंट आ गई। इसके अलावा कोई डिस्काउंट रिसीट कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये आप देख सकते हो 212,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस कैरी डाउन में यहाँ लिख देता हूँ 212,000। अब इसको जो टोटल करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दिस इज नॉन एज परचेजेस, जो मैं पहले स्टेप पे फाइंड कर रहा हूँ। ये टोटल किया 5561,000। अब परचेज में, अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 5341 की मेरी परचेज आ गई। अच्छा, जब परचेज कैलकुलेट किया, अब मैंने इस दूसरे स्टेप पे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज सीजीएस? इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, जो अभी आपने कैलकुलेट की, लेस करूंगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो लॉस्ट हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो लॉस्ट हुई, क्योंकि वो सेल नहीं ना हुई इसलिए लेस कर रहे हैं। वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी लेस होता है क्योंकि वो सेल नहीं हुआ होता। तो आप सीजीएस क्या बनेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में देखिएगा, फिर ओपनिंग में आइएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 552,000 प्लस परचेजेस अभी आपने निकाली है 5341,000। उसके बाद नेक्स्ट इसमें माइनस करूंगा जो स्टॉक हमारा लॉस्ट हुआ है, और स्टॉक जो हमारा लॉस्ट हुआ है क्लोजिंग,
वो ये दिया हुआ है कि the inventory on hand was however rupees 670,000. अब इस सारी अमाउंट को यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. 552,000 प्लस 5341,000 प्लस माइनस 670,000, ये अमाउंट आ गई 5223. दिस इज अमाउंट ऑफ सीजीएस. इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं. लेकिन मुझे अभी सेल्स चाहिए. अब सेल्स निकालनी है. सेल्स के लिए वो कह रहा है, एक हिंट दिया था हमें लास्ट पॉइंट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. परसेंटेज ऑफ सेल यानी सेल का 20% जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है. ठीक है, सेल का 20%. इसका मतलब कॉस्ट 80% हुई. तो मैं क्या करूंगा, 5223,000 जो कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है उसको 0.80 पे डिवाइड कर देता हूँ. So this is the value of sales. 5,223,000 divided by 0.80, so 6528750. जो पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई मेरी सेल्स की. इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं और इसमें रिटर्न वगैरह भी कुछ नहीं दी हुई, तो सीधा हमने सेल्स लिख ली. और ये वैसे भी जो इस मेथड से कैलकुलेट होती है ये नेट सेल्स होती है, यानी इसके अंदर रिटर्न वगैरह ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है. अब मैं इसमें से लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए भी मैं रेफरेंस वही दे देता हूँ, वर्किंग वन, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है हमने 5,223,000 उसी वर्किंग में. ये जब लेस करूंगा, अब जो आंसर आएगा, दिस इज नॉन ग्रॉस प्रॉफिट 1,305,750. ये मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारा देखा, कोई अदर इनकम नहीं आ रही, और ये जो स्क्रैप सेल है इसको मैं अदर इनकम नहीं ले रहा, ये बल्कि जिसके अगेंस्ट है उसका प्रॉफिट और लॉस के लिए हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, तो अब जरा एक्सपेंसेस में आते हैं, जो से एक्सपेंसेस आपको गिवन है क्वेश्चन. ओके, एक्सपेंसेस के लिए मैं पहले बैंक पेमेंट में आता हूँ, और ये याद रखना है कि अक्रूड और प्री पेमेंट भी है. ओपनिंग में प्री पेमेंट प्रॉपर्टी टैक्स का है, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग चार्जेस का है. क्लोजिंग में अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अक्रूड अकाउंटिंग चार्जेस भी हैं, और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, और प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स भी है. यानी 4 आइटम पे ये अप्लाई होना है. तो सबसे पहला जो हेड दिया हुआ वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसको तो नहीं लेंगे. उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे जैसे तरतीब में आ रहा है मैं ले रहा हूँ, इसको हम यहाँ लिख देते हैं लेस एक्सपेंसेस, और इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस आ रहे हैं विच इज 15,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद अकाउंटिंग चार्जेस. अच्छा, अकाउंटिंग चार्जेस की वर्किंग बनाने की जरूरत है सच नहीं है. उसकी रीजन ये है कि ओपनिंग कोई अक्रूड नहीं है. ठीक है, क्लोजिंग अक्रूड दिया हुआ है, ओपनिंग अक्रूड दिया हुआ है अकाउंटिंग चार्जेस का, सॉरी, और क्लोजिंग भी दिया हुआ है. ओके, जब ये दोनों दिए हुए हैं तो हम इसको वर्किंग में कन्वर्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग चार्जेस को. दिस इज वर्किंग नंबर 2. अब वर्किंग 2 अकाउंटिंग चार्जेस, और इसके लिए हम जो लेजर बनाएंगे वो ऑब्वियसली अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल का लेजर है, या अक्रूड लिख लें. ओके, अब इसके बैलेंस देखिएगा. ओपनिंग बैलेंस ये दिए हुए, ये ओपनिंग बैलेंस ही खुले हुए हैं. इसमें देखें अकाउंटिंग चार्जेस का ओपनिंग बैलेंस 11,500 है, जो कि क्रेडिट साइड पे आएगा 11,500. अच्छा, इससे नीचे आइएगा, ये जो पेमेंट्स की हैं इसमें अकाउंटिंग चार्जेस 20,500 पे की हैं, ये डेबिट साइड पे आएगा. बैंक 20,500. उसके बाद जो पेमेंट्स यहाँ की हैं आपने, यहाँ कोई पेमेंट नहीं आ रही है उसकी अकाउंटिंग चार्जेस की. अब सिंपल क्लोजिंग बैलेंस ले लें. अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल 1,800, बैलेंस कैरी डाउन 1,800. अब इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नॉन एज SOCI. जो SOCI को चार्ज हुई है वो अमाउंट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी जैसे लेजर में कैलकुलेट करते हैं.
अब 11,500 22,500 में से, सॉरी ये 22,500 300 में से मैं माइनस करता हूँ 11,500, तो 10,100 का बैलेंस आ गया। ये मेरा एक्सपेंस हो गया अकाउंटिंग चार्जेस। इस एक्सपेंस को भी यहां ले आए। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग चार्जेस के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए, ठीक है। तो इसके लिए सेम लेजर बनेगा, दिस वन। वैल्यूज हम चेंज कर लेंगे इसमें, बाकी सारी चीजें वही रहनी है। और यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग 3 ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और इसके लिए जो मैंने हेड्स यूज किया है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अक्रूड। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये भी अक्रूड है। ये इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस 5500 है, ये 5500 आया। पेमेंट कितनी की है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की है 50500, और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो 1900 है। ये 1900 यहाँ पुट किया, खुद एसओसीआई की अमाउंट निकल आई विच इज इक्वल टू 46,900। ये 46,900 की अमाउंट यहाँ आ गई, ये थर्ड एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखें, प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स का जो बैलेंस आ रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग वो प्री पेमेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स वर्किंग नंबर 4, ठीक है जी। अब वर्किंग 4 बनाएंगे हम, दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स। और इसके लिए जो हमने लेजर बनाना है वो हमें प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस। अच्छा, सिर्फ अक्रूड और प्रीपेमेंट में जो बेसिक फर्क आना है वो बैलेंसेस का है। इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। और प्रॉपर्टी टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस 11,500। उसके बाद जो आपने पेमेंट की है प्रॉपर्टी टैक्स की वो 32,000, यहां मैं बैंक कर देता हूं 32,000। और उसी तरह मैं क्लोजिंग बैलेंस लूंगा, सीडी बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स इन एडवांस का 15,000। अब इसका जो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली दैट अमाउंट विल बी चार्ज टू एसओसीआई, ठीक है। अब इसको एसओसीआई लिख देते हैं। अब बैलेंस कीजिएगा 43,500 में से 15,000 मैंने लेस कर दिया तो 28,500 की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। ये 28,500 की अमाउंट जो है प्रॉपर्टी टैक्स की वो भी एक्सपेंस लिस्ट में ले आएंगे। अब मेरे 4 एक्सपेंसेस जो है वो हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखिएगा, रेंट। अच्छा, रेंट के मुतालिक जो है देखिएगा ओपनिंग कोई नहीं है अक्रूड, लेकिन क्लोजिंग था। क्लोजिंग अक्रूड में रेंट है, तो इसके लिए लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का ये ऐड हो जाएगा, यानी सिंपल वर्ड, ये रेंट मैंने पे किया है और ये रेंट अभी मैंने पे करना है 15,000 का, तो रेंट एक्सपेंस दोनों का एडिशन होगा, वो यहीं पे कर देंगे। रेंट जो आपने पे किया रेंट वो है 240,500, और जो आपने अभी पे करना है वो 15,000। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये अमाउंट आ जाएगी 240,500 प्लस 15,000, 255500। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखिएगा, परचेज ऑफ गुड्स। ये एक्सपेंस नहीं है, ये पेमेंट है। फिक्सचर ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। फिर कैश पेमेंट में देखें असिस्टेंट सैलरी, ये आएगी यहाँ पर असिस्टेंट सैलरी, और इसकी कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं मिली तो ये एज इट इज आ जाएगा 132,000। उसके बाद कैश परचेज ये भी नहीं आएगी और ड्राइंग्स भी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। इससे नीचे जाइएगा, नीचे लिखता है इंक्लूडेड इन रिसीवेबल इज एन अमाउंट ऑफ 40,000 व्हिच इज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल। ये बैड डेट्स आ गए, तो बैड डेट्स लिखिएगा।
और बैड डेट्स हैं हमारे पास 14,000। 1 2 3 4 5 7 हेड हो गए हमारे पास। अच्छा, अब आखिरी चीज देखें, ये जो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, लॉस हुआ है, इसके अगेंस्ट हमें कुछ क्लेम मिला है और कुछ स्क्रैप मिला है। अब मुझे देखना है कि लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो यहां मैं लिखूंगा लॉस ऑन इन्वेंट्री या लॉस बाय फायर, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज वर्किंग नंबर 5 और ये वर्किंग यहां ला रहा हूं, वर्किंग नंबर 5 लॉस बाय फायर। अच्छा, अब हमारी जो चीज फायर यानी जो जिस पे फायर की वजह से हमारी लॉस्ट हुई है, उसके हम कैरिंग अमाउंट्स देखते हैं। अच्छा, पहले तो उसने कहा है जी कि दो चीजें लॉस्ट हुई हैं। देयर इज अ फायर इन शॉप व्हिच डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ हिज फिक्सचर एंड इन्वेंटरी। क्लोजिंग डेट को जितना फिक्सचर था और इन्वेंटरी था वो सारा लॉस्ट हो गया। तो पहले तो देखिएगा फिक्सचर कितनी वैल्यू का था, ब्रॉट फॉरवर्ड फिक्सचर वैल्यू थी हमारी जी 235,000। ये 235,000 का आ गया हमारे पास फिक्सचर। अच्छा, अब इसमें से फर्दर एक न्यू फिक्सचर भी खरीदा था 45 का ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयर एंड पे चूंकि आग लग रही है तो ये भी जाया हुआ है। तो ये एडिशन जो आपने की थी, एडिशन थी मेरी 45,000 की, ये इसमें प्लस हो गई, ये भी लॉस्ट हुआ। और इसके अलावा तीसरी चीज लॉस्ट हुई, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी कितनी लॉस्ट हुई है, 670,000 की। ठीक है, पहले इस हिस्से को इसको प्लस कर लेते हैं। अब ये जो अमाउंट आ रही है प्लस होकर, ठीक है, ये 950,000 की जो वैल्यू है, इसको मैं लिखूंगा WDV ऑफ एसेट्स लॉस्ट। ये WDV है जो एसेट लॉस्ट हुए हैं। अब इसके अगेंस्ट मुझे रिकवरी कितनी हुई है वो माइनस कर देते हैं। जितनी रिकवरी हुई है वो हम माइनस कर देंगे। रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से कौन सी रिकवरी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी। इससे हमें दो रिकवरीज हुई हैं। एक तो उसने कहा है जी कि मैं 225,000 को एग्रीड टू पे, अभी पे किया नहीं है लेकिन एग्रीड हो गया। जब एग्रीड हो गया तो इसका मतलब वो हमें मिलेगी, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है। 225,000 की अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी अगेंस्ट फिक्सचर। 225 ये मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि रिकवरी है। और 630,000 की वो हमें कंपनसेशन दे रहा है इन्वेंट्री के अगेंस्ट। लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ा था स्क्रैप सेल भी हुई है हमारी। स्क्रैप सेल है 35,000। स्क्रैप सेल्स 35,000, ये भी रिकवर हो गया। अब टोटल रिकवरी कितनी हुई है इसको टोटल करें पहले। जी, टोटल रिकवरी हुई है 890,000 की। लॉस हुआ है WDV ऑफ एसेट लॉस है 950। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यकीनन वो लॉस बाय फायर कहलाएगा। और ये बन रहा है 950 में से 890 प्लस करें तो 60,000 का हमारा लॉस हो रहा है। और ये लॉस भी मैं इनकम स्टेटमेंट में ले जाऊंगा यहां। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं दी हुई क्योंकि फिक्सचर ही एक एसेट था और वो भी लॉस्ट हो गया। तो डेप्रिसिएशन तो वैसे भी जरूरत नहीं होगी इसकी, और दिया भी नहीं हुआ कहीं रेट। दिया भी हो तो तब भी कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। तो आप इसको प्लस कर लें, इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। $562,700 के मेरे एक्सपेंसेस आ गए। और अब मैं नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूं क्योंकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। ये मेरा प्रॉफिट आ गया 743,050। ठीक है, 743,050 ये मेरी अमाउंट आ गई नेट प्रॉफिट। ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम थी। इसमें बस एक नया पॉइंट ये लॉस वाला था, बाकी इस क्वेश्चन में कोई ऐसा चीज मुझे नजर नहीं आई।
लेकिन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में शायद इसमें वर्किंग ज्यादा है, तो मिसिंग फिगर यहाँ ना आए तो आगे जरूर आते हैं। अब आइएगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th June 2015। ओके, सबसे पहले मेन हेडिंग दूंगा मैं एसेट्स। अब एसेट्स में नॉन करंट एसेट वो तो रहे ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स में सिर्फ एक फिक्सचर था वो भी लॉस्ट हो गया है, और बाकी सारे अगर आप देखें तो ये करंट एसेट्स हैं। तो आप लिस्ट डाउन यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा करंट एसेट्स, और इसी का जो टोटल होगा वही मेरा टोटल एसेट्स भी बनेगा। अब करंट एसेट्स को यहाँ टोटल कर लेते हैं या यहीं पे ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज जैसे तरतीब हमने रखी हुई है हर क्वेश्चन में, प्रीपेड और क्लोजिंग बैलेंस उठाने हैं। प्रीपेड हमें जो दिया हुआ, मैं क्लोजिंग बैलेंसेस की तरफ चला जाता हूँ, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस है। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस 15,000, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स, और इसकी अमाउंट आ रही है 15,000। इसके बाद इन्वेंट्री लेंगे, इसके बाद वो नॉर्मली आती है एसेट्स में, वो इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री तो अब सारी लॉस्ट हो गई है साल के एंड पे, तो वो भी नहीं आएगी। इन्वेंट्री के बाद फिर हम रिसीवेबल्स लेंगे। अब मेरे पास पहले ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे या अकाउंट्स रिसीवेबल, वो गिवन है क्वेश्चन में। अकाउंट रिसीवेबल देखें गिवन है 494,000, लेकिन 14,000 का बैड डेट इसमें से माइनस करना है, यानी 494 माइनस 14, 494,000 माइनस 14,000, तो ये 480,000 के मेरे अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल के बाद एक रिसीवेबल हमारा और क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये इंश्योरेंस वाला। ये जो इंश्योरेंस की अमाउंट है ये आपने रिसीव करनी है, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस, जिसको इंश्योरेंस क्लेम कह लें, जो एडमिट किया है। 225,000 का फिक्सचर के अगेंस्ट है, 630,000 का इन्वेंट्री के अगेंस्ट है। टोटल रिसीवेबल मेरा 855,000 आ चुका है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हेड देखें, रिसीवेबल के बाद फिर कैश एट बैंक आता है। अच्छा, कैश एट बैंक में सिर्फ पेमेंट शो की हुई है और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिखता हूँ कैश एट बैंक और वर्किंग नंबर 5। यहां शुरू करते हैं जी, वर्किंग 5 कैश एट बैंक। इसका जो लेजर बनेगा वो बैंक अकाउंट का है। अच्छा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस लाए, वो डेबिट होगा, यकीनी बात है, एसेट साइड पे है, 307,500। अब जो जो अमाउंट आती जा रही है आप लेते जाए, इसी से नीचे जाए। ये सारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू हुई हैं। ये 8 की 8 पेमेंट्स हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स, और ये है 188,000, और ये एज इट इज लिखनी है क्योंकि ये पेमेंट्स है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 15,000, अकाउंटिंग चार्जेस 20500, इलेक्ट्रिसिटी 50500, प्रॉपर्टी टैक्स 32,000। ये सारी पेमेंट्स हैं जो आप बैंक से कर रहे हो। रेंट 240,500, यानी 240,500। रेंट के बाद परचेजेस ऑफ गुड्स, then 506,1000, and then लास्ट में फिक्सचर है 45,000। अच्छा, अब ये जितनी मैंने पेमेंट आपके सामने लिखी है, ये बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स भी आपने की हैं, तो यकीनन कैश कहीं से आया होगा ना बैंक में। तो यहाँ पर नीचे हमने पढ़ा था डिपॉजिट्स, वो लिख रहे हैं टोटल डिपॉजिट अमाउंटिंग टू 57
80,000 ये हमने बैंक में रकम जमा कराई है एंड इंक्लूडेड स्क्रैप सेल, और इसमें स्क्रैप सेल शामिल है, तो इट्स ओके। हमें तो ये चीज देखनी है कि बैंक में कितनी अमाउंट हमारी गई है, वो चाहे किसी भी सोर्स से आई हो। तो 5780,800 की अमाउंट मैं यहाँ ले आता हूँ, यानी यहाँ कैश लिखूंगा जो कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, 5780,800। अब इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन बाद जो डिफरेंस आएगा, दिस इज नॉन एज बैलेंस कैरी डाउन, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप शो करेंगे। पहले इन दोनों को प्लस कर लें, डेबिट साइड ज्यादा है। अब इसका बैलेंस करते हैं, इस अमाउंट में से ऊपर जितनी अमाउंट दी हुई है इन सबको माइनस कर लें। तो मेरे पास बैंक का बैलेंस आ गया 435,800, 435,800 दिस वन। ये मैं यहां ले आता हूं 435,800। ओके, अब आखिरी एसेट जो आएगा यकीनन वो कैश इन हैंड है। बेशक सारे ना इस साइड पे लिख दो क्योंकि नॉन करंट तो है नहीं, यहीं पे लिख दे कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का भी बैलेंस देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है 35,000, पेमेंट्स शो की हुई है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 4,500। फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं 40,500 यहाँ लिख लेता हूँ, ये तो गिवन है। अब इन सबको प्लस कर लें, दिस इज नॉन एज टोटल एसेट्स, क्योंकि नॉन करंट एसेट है कोई नहीं, तो ये जितना भी टोटल आ रहा है दिस इज नॉन एज टोटल एसेट्स। सर जो स्क्रैप सेल हुई है उसको कहाँ पे लिखें? स्क्रैप को हम कहीं नहीं लिखेंगे, वो माइनस कर दिया यहाँ से। अच्छा ठीक है सर। ये जो लॉस आपने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे हमने, अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो सोल्यूशन में उसने अदर इनकम में लिया, स्क्रैप इज नॉट अदर इनकम। उसकी रीजन ये है कि ये जिस लॉस के अगेंस्ट आई है ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। जब इसका ओरिजिनल सोल्यूशन देखो ना आई कैप का, उसने इसी तरह किया हुआ। तो स्क्रैप सेल ठीक है सर, कॉम्पेंसेट हो जाएगी उसके अगेंस्ट। हाँ जी ठीक हो गया, क्योंकि बेसिकली उसी के केस लॉस हुआ है ना, तो उसी के केस हमें सेटअप करना चाहिए। अच्छा ओवरऑल आप आगे चलिएगा नेक्स्ट में। ये मेरे टोटल एसेट आ गए 182,600। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ हम हेडिंग देते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल या इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो मैं पहले कैपिटल लेता हूं। कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस में आएंगे, ये देखिएगा कैपिटल है 11,85,000, 11,85,000। अब यहां आइएगा, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है, और नेट प्रॉफिट है मेरे पास 743,050। उमर अब्बासी, आपका वीडियो ऑन है तो ऑफ कीजिएगा प्लीज। उमर अब्बासी, इन दोनों को ऐड कर लें। अब इसमें से मैंने लेस करनी है ड्राइंग्स। हाँ, मसला सारा यहाँ पर है, और मैं पहले वर्किंग रेफरेंस देकर फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में आइएगा, यहाँ पर बैंक पेमेंट में एक ड्राइंग आ रही है 188 की, ये तो हो गई कंफर्म। इससे नीचे आइएगा, कैश में भी एक ड्राइंग है, लेकिन वो लिखता है कि ड्राइंग्स विच वेरी बिटवीन 10,000 एंड 15,000 पर। अच्छा अब इसका देखें, एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में ये आएगा कि कभी उसने ड्राइंग शायद 10,000 की हो, कभी इससे ज्यादा की हो, लेकिन 10 से मिनिमम 10,000 की है, मैक्सिमम 15। तो क्या मैं इसको एवरेज न करूं? लेकिन जब मैं एवरेज करूंगा, काउंटिंग में कोई कॉन्सेप्ट एवरेज का नहीं होता, ये याद रखना है। उसकी वजह क्या है? अगर मैं एवरेज लेता हूं तो कैश शॉर्ट हो सकता है। बजाय इसके कि मैं इसको एवरेज करूं, मैं क्यों ना एक्चुअल ड्राइंग कैश से निकाल लूं। जब एक्चुअल ड्राइंग्स मेरी कैश से निकल आएगी तो उस ड्राइंग्स को मैं चेक कर लूंगा, वो इसके दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब ड्राइंग्स के लिए प्रॉपर वर्किंग बनेगी और ड्राइंग्स निकलेगी कैश से।
जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे इसमें ज्यादा वर्किंग जो है ना, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं आती, वहां आपकी ज्यादा वर्किंग जो है वो आपको दे देता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब यहाँ पर कैश का लेजर बनाते हैं। कैश का लेजर में ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस कैश का चेक करेंगे, डेबिट साइड पे आएगा। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में चलिए, ये ओपनिंग बैलेंस है 35,000। 35,000 ठीक हो गया। अब देखिएगा मुझे कैश कहाँ कहाँ से आया है। देखो ये सारी पेमेंट्स जो कैश में की, कहीं ना कहीं से कैश आया होगा ना आपको। ये सारी पेमेंट्स जो आपने की हैं, ये कैश से पेमेंट्स कर रहे हैं। पेमेंट आप बाद में लिखते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि ये पेमेंट आई कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो एनी अभी चूंकि मैंने वर्किंग बाद में बनानी है अगली, तो मैं पहले सारी चीजें कैश वाली लिख लेता हूँ। ये सारी बैंक की पेमेंट्स हैं, इससे नीचे आइएगा। ये सैलरी पे की है 132,000 की, ये तो मैं लिख सकता हूँ सैलरीज, असिस्टेंट सैलरी, ये 132,000। इसके बाद आपको कह रहा है परचेज की है 24,000 पर मंथ, और ये बनी थी 288। 24,000 इंटू 12 ऊपर हमने कैलकुलेट भी की थी, ये परचेज भी आ गई। अच्छा, इससे आगे वो लिख रहे हैं ड्राइंग्स, लेकिन ड्राइंग्स कंफर्म नहीं है। ड्राइंग्स ओके। अब ड्राइंग्स की जो वैल्यू आ रही है वो मुझे बैलेंसिंग चाहिए, क्योंकि मैं उस अमाउंट को नहीं ले रहा। ये देखिए मैंने पहले इस टैरिफ इसको कर दिया। अब आगे चलते हैं। ये जो बैंक में कैश जमा हो रहा है 5.7 मिलियन का, ये भी लेंगे हम। अगर यहाँ से ना भी समझ आए ना, आगे चलिएगा, इससे आगे मूव करते जाए क्वेश्चन में। क्लोजिंग बैलेंस तो हम एंड पे लिखेंगे, इससे नेक्स्ट ये जो आखिर में लिख रहा था ना, ये वाला, ऑल द अदर रिसीट्स वर डिपॉजिटेड इन योर बैंक। टोटल डिपॉजिट आपके ये है, तो इसका मतलब कैश में जो आप बैंक में जमा करा रहे हो वो अमाउंट यहाँ ले लेता हूँ 5,780,800, ठीक है। और आगे लिख रहा है इंक्लूडिंग स्क्रैप सेल। तो जो स्क्रैप सेल है वो कैश में आई है ना आपकी स्क्रैप सेल, और ये कितनी है स्क्रैप सेल 35,000। अच्छा, अब उसके बाद सारी पेमेंट्स हो गई हैं। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख लेता हूँ 40500। ये आ गया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का। लेकिन एक चीज अभी ये मिसिंग वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मतलब कैश कहीं और से भी आया है, और वो कैश कहां से आया होगा, वो है रिसीवेबल से। ये मैंने फाइंड करना है, इसके लिए मैं वर्किंग 7 बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ क्लोज करूंगा बाद में स्पेस छोड़ के। अब वर्किंग 7 में बना रहा हूँ, रिसीवेबल्स निकालना चाह रहा हूँ। मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कैश कलेक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स। इसके लिए जो मैं लेजर बनाऊंगा वो ऑब्वियसली रिसीवेबल का लेजर होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। बेशक रिसीवेबल भी लिख दो, दैट इज इनफ। अच्छा, अब रिसीवेबल में ओपनिंग बैलेंस की तरफ आते हैं। यकीनन ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, और ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये देखिएगा 281,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 281,000। उसके बाद रिसीवेबल में और कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। इवन कैश में भी देखें तो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इवन अब सबसे आखिर में हमारे पास सिर्फ आ रहा है एक चीज, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस और बैड डेट्स। तो पहले मैं बैड डेट्स लिखता हूँ क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स हमारे कितने हैं जी, 14,000। ये आपको नजर आएगा, दिस वन 14,000। ये बैड डेट्स आ गए हमारे। अच्छा, अब इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल का 494, लेकिन इसमें 14 शामिल है, ये माइनस करो तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आ जाएगा 494,000 माइनस 14,000, क्योंकि जब बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ है, जब राइट ऑफ करोगे तो रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा।
अच्छा अब देखिएगा रिसीवेबल में मेरे पास फर्दर क्या चीज और कुछ भी नहीं है, बजाय क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन डेबिट साइड पे मुझे सेल्स चाहिए। कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल। तो ये सेल्स तो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है ना, और ये सेल एक ही निकली है 6528750। ये अमाउंट मैं यहाँ ले आता हूँ 6528750, ये हमारी सेल आ गई। अब इसका जो डिफरेंस क्रिएट होगा, दिस इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लें, ये अमाउंट आई, यही अमाउंट इस साइड पे लिखूंगा। अब जो डिफरेंस आएगा दैट इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ये दो अमाउंट माइनस की, ये आ जाएगा 6315750, और ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये यहाँ पर आ जाएगी 6315750। अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ कैश को, और यहाँ से मेरी ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगी। ये 6385750 इस साइड पर यही टोटल लिख लेते हैं। अब इसमें से मैंने माइनस करनी है ये चार वैल्यूज। एक तो मैंने माइनस करनी है 132, एक मैंने माइनस करनी है 288, एक मैंने माइनस करनी है 5780 आखिरी माइनस करनी है 4500। अब ये ड्राइंग्स आ गई। अच्छा अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चीज बता रहा हूँ, आप किसी हद तक अपने क्वेश्चन में जज कर सकते हो कि मैं ठीक पोजीशन में जा रहा हूँ। ये जो उसने ड्राइंग्स की है 144,450 की, ये पूरे साल की है, ठीक है जी, 144,450। एक महीने की ड्राइंग क्या होगी? ये बनती है 12,038। ऊपर उसने क्या दिया था? ड्राइंग्स इज वेरीड बिटवीन 10,000 एंड 15,000। अगर आप ये कैलकुलेट करो और आपका आंसर 10,000 से कम आ जाए तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत है। अगर आपका 15,000 से ज्यादा आ रहा है आंसर तो ये भी गलत है। तो 12,038 जो आ रहा है, मैं ये नहीं कहता ये ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन है कम से कम, ठीक है। वो तो तब पता लगेगा जब बैलेंस शीट हमारी इक्वल आती है या नहीं आती है, उसके बाद देखेंगे। अब वर्किंग 6 में ड्राइंग्स लेनी है आपने, ठीक है। ड्राइंग्स आ गई 144,450। अब इसी ड्राइंग को मैं नीचे ले आता हूँ। अच्छा अब ड्राइंग्स की वर्किंग मैं इसी से नीचे बना रहा हूँ, क्योंकि दो ड्राइंग्स दी हुई है, वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अब ड्राइंग्स जो हमारी यहाँ पर आ रही है बैंक में 188, यानी ड्राइंग्स थ्रू बैंक विड्रॉल, जो बैंक से उसने विड्रॉल कराए हैं वो 188,000 है। और जो कैश ड्राइंग्स है अभी आपने निकाली है वर्किंग 7 से, यहाँ रेफरेंस दूंगा वर्किंग 7, और कैश ड्राइंग आपकी आई है जी 6 नहीं ये वाली वर्क 144 इसी वर्किंग में, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी टोटल ड्राइंग्स उसने पूरे साल में की है 332,450। अब ये वैल्यू यहाँ लाता हूँ और इसमें से माइनस कर दूंगा 332,450, और फाइनली जब मैं इसको लेस करूंगा अब जब मैं इसको लेस करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये मेरी इक्विटी आ गई, ठीक है जी। अब आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और आई थिंक इस क्वेश्चन में नॉन करंट भी नहीं है, सारी करंट लाइबिलिटीज है। तो अब मैं दूसरी हेडिंग दे देता हूँ जी जी सर हम टैक्स को जो है वो इक्विटी में नहीं लेके जाएंगे ड्राइंग्स में? नहीं, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, वो इनकम टैक्स होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस होता है आपका, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, और वो डायरेक्ट टैक्स। समझ आ गई मेरी बात? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब करंट लाइबिलिटीज में आते हैं।
करंट लाइबिलिटीज में देखिएगा कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, मुझे क्लोजिंग चाहिए, ओपनिंग है। यहाँ से देखिए क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, जिसको क्रेडिटर्स भी कह सकते हो, ट्रेड पेएबल्स भी, और ये है मेरे पास 212,000। इसके अलावा देखिएगा क्रेडिटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड का वर्ड लिख देते हैं, एंड दैट इज 1900। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल, अकाउंटिंग चार्जेस अक्रूड या पेएबल 1800, और उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग 15,000, रेंट आउटस्टैंडिंग या अक्रूड 15,000। और फिर देख लेते हैं और कोई आइटम है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस आ रहा है, ये तो प्रीपेड था, ले चुके हैं, कैश इन हैंड। ओके, अब ये 4 हेड आए, इन चारों को भी टोटल कर लेते हैं। तो मेरे पास करंट लाइबिलिटी जो आ जाएंगी, these are 230,700। अब इनको प्लस कर लें, 1,826,300, और ये एग्जैक्टली उस अमाउंट के इक्वल आ रही है जो एसेट्स में आ रही है। और यहां मैं लिख दूंगा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन अब आपके सामने मैंने किया 16। तो अभी तक तो मैं ही सारे क्वेश्चन करता आ रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप भी कोई क्वेश्चन को, तो हम क्यों ना क्वेश्चन को एक अगले को डिस्कस कर लें, ताकि मैं आपको दे सकूं क्वेश्चन होमवर्क ले। हम भी करते हैं ना जी, हम भी तो करते हैं आप भी करते हैं सर, आप देते होते हैं होमवर्क। अच्छा चले, मैं अब असाइनमेंट देता हूँ ना, जो आपने क्वेश्चन में ऐसा देता हूँ जो आपकी बुक में भी ना हो और कहीं पे भी ना मिले आपको, फिर देख लेते हैं आप करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, क्या कर लेता हूँ? सर बुक से ही दे दें, वो बेहतर है। सर बुक से ही दे दें। बुक से दे दूँ? चले जी सर, बुक से दे दें। अभी पहले बुक वाले करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना पास पेपर थे, और टोटल 19 क्वेश्चन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 तक कर चुके हैं। ठीक है, और लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जो आपसे कर रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं उसको घर में एक दफा जरूर कर लिया करें, खुद कॉपी पे, क्योंकि एक्सेल पे और चीज है, एक्सेल पे तो टाइम मेरा सेव हो जाता है कि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता, यहीं से प्लस और माइनस करके मैं आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन खुद करोगे तो आपको कम से कम ये जज करना है कि मेरा टाइम लग कितना रहा है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक क्वेश्चन जो सिंगल एंट्री का है वो आपका कितना टाइम ले रहा है, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी हो सके और आप उस टाइम के अंदर उसको मैनेज कर सको। क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली होता है 20 मार्क्स का। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क के लिए नॉर्मली हमारा कितना टाइम होता है, 1.8 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 36 मिनट्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अगर बहुत करूंगा तो मैं 4 मिनट ऐड कर दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बीच में होते हैं जैसे एमसीक्यूज, जिसको पढ़ते हैं फौरन कर लेते हैं, वो 1.8 मिनट से भी कम टाइम में आपसे हो जाते हैं। तो इसको 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना आपने। तो 40 मिनट में कितना करते हो ये तो जज करो, और 40 मिनट में जितना करते हो उसके कितने मार्क्स गेन कर सकते हो ये आपने जज करना है। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जामिनेशन। तो प्लीज ये चीजों को इग्नोर ना करें, और आप इसको डेली जो है एक क्वेश्चन जो मैं क्लास में करता हूँ उससे आगे भी या पीछे सारे क्वेश्चन रिवाइज करो। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में आते हैं जी 17 क्वेश्चन, ये तो मंसूर हो गया। दानिश, ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब शायद मैं, आप जरा ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को मैं बोलूंगा तो सुनिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से शायद कुछ क्वेश्चन करूं किसी स्टूडेंट से। ठीक है,
Danish does not keep proper books of accounts due to his lack of knowledge of double entry system of accounting. He has supplied you the following information with respect to the year ended 31st December 2013 from the records kept in his diary. अब ट्रांजैक्शन देखिएगा, वो लिखता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, discount allowed to customers, bad debts written off, cash paid to supplier, discount allowed by supplier. अच्छा, अब मेरा पहला क्वेश्चन जो है किससे करना है मैंने जी, मोहम्मद उमर आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो दो जगह डिस्काउंट अलाउड दे दिया, इनमें से डिस्काउंट अलाउड कौन सा है और डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है? सर जो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है वो सर डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर है वो डिस्काउंट रिसीव होगा हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो आपका डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, जो कस्टमर को दे रहे हैं आप, ये डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर जो लिखा है ये असल में वो अलाउ कर रहा है हमें, तो हम अपने पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। गुड। उसके बाद सेल्स रिटर्न भी इस क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद परचेज रिटर्न भी गिवन है, एक्सपेंसेस पेड, ड्राइंग्स, रेंट पेड। अब ये मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ तरीके से उसने दे दी, ये ट्रांजैक्शंस दी हैं, इसमें कुछ कैश ट्रांजैक्शन है और कुछ इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अब ओपनिंग बैलेंसेस 1 जनवरी 2013 का गिवन है, रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 45,000, पेएबल का 24,000, कैश का 4,500, फिक्सचर का 15,000, इन्वेंट्री 25,000। ये सब एसेट्स और इसमें लाइबिलिटीज भी हैं, मोटर वैन, ये सारे ओपनिंग बैलेंस दे दिए हैं। इसकी मदद से मैं कैपिटल भी निकाल सकता हूं, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, जब मैं लेस करूंगा तो ये कैपिटल आ जाएगा। नीचे लिख रहे हैं रिसीवेबल एंड पेएबल एज ऑन 31 दिसंबर 2013 48,600 and 27,000, और ये रिसीवेबल्स और पेएबल्स के जो बैलेंस दिए हुए ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये ऊपर जो दिए हुए थे ये आपने जो नंबर 2 में पढ़े हैं ये आपके सारे ओपनिंग बैलेंस है। नंबर 4 में आइएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2013 अमाउंटेड टू रुपीज 1200। ये वो एक्सपेंसेस है जो आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, तो ये एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे आप। Depreciation is charged on fixture and furniture at a rate of 10% and motor van 20%। और इसमें जरा देख लीजिएगा तो न्यू एसेट को नहीं खरीदा, नो, ये जो ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं फर्नीचर का और इन मोटर वैन का, इस पर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, फर्नीचर पे 10% और मोटर वैन पे 20%। उसके बाद वो लिख रहा है दानिश सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40% and follows a policy of maintaining an allowance of 5% of accounts receivable। ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप देखें ये सारा डाटा दिया हुआ है, और ये मुझे तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं नजर आई, बल्कि यह तो और ही आसान कर दिया इसने इस क्वेश्चन में। आपको कैश रिसीट यानी डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, ठीक है, ये सब कुछ गिवन है। तो आप क्रिएट रिसीवेबल से ही निकालोगे यहाँ पर सेल्स, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कैश सेल की आ सकती है कि क्या कैश सेल है या नहीं, वो उसे मेंशन नहीं की हुई। तो उसका फिर दूसरा हल क्या होता है कि आप बाकायदा पहले ट्रेड पेबल बनाओ जैसे आज की है, ट्रेड पेबल को सीजीएस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है, ये 40% कॉस्ट प्लस 40% पे कर रहे हो, तो पहले आप सीजीएस निकाल लो, सीजीएस निकालने के बाद उसको ऐड करो, वो आ जाएगी सेल्स। सेल्स में से आप जब लेस करोगे क्रेडिट सेल तो मेरे पास कैश सेल भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वरना ये स्टार्ट करोगे तो पता लगेगा, मैं इसमें कुछ चीजें हाइड कर रहा हूँ भी नहीं बता रहा। उसके बाद एक्सपेंसेस बड़े क्लियर है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताना भी आसान है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कीजिएगा, ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। और कल फ्राइडे है और कल इस वीक का लास्ट डे चुके होगा, तो मेरी कोशिश ये है कि कल हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लें, क्वेश्चंस को, क्योंकि 2 क्वेश्चन रह गए 18 और 19, ठीक है, 18 और 19। तो 18 भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं,
जी 18 भी होमवर्क दे रहा हूं, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये आपने कंप्लीट करके आज रात 9 बजे तक मुझे भेजना है, 9 PM। ठीक हो गया? अब ये अटेंडेंस लगा लें। ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होते हैं अपने आप पर। ओके, एलिजा फातिमा, अनीकुल रहमान, अक्सा इजाज, अवैस अख्तर, प्रेजेंट। फरा कोकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, ओके शुजात, हसीब अली खान, खुरम खान, इंजा बसीर। प्रेजेंट। ठीक है खुरम, इंजा बसीर, मरियम शुएब, नरीन एहसान, मौसम भट्टी, मोहम्मद अमन। प्रेजेंट। ये मौसम भट्टी, आपकी आवाज आ गई है। मोहम्मद हसान हबीब, मोहम्मद इर्तजा, मोहम्मद तलाल, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर अब्बासी, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर शेख, प्रेजेंट। मोहम्मद वजाहत जमाल,